नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं आदरणीय भाऊ तुर्सकर जी। भाऊ, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि भाऊ वो कहते हैं जो किसी किताब में नहीं होता, वो किसी सर्वे में नहीं दिखाया जाता। तो भाऊ, आपने तो बहुत महीने पहले ही उसमें आपने बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ें आगे हम देखेंगे। हमने वही देखा, जो आपने कहा वो सच हो गया। कई शो हम कर चुके हैं, आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बंगाल में बीजेपी की सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर जीत, हिंदुत्व की जीत। अब आगे क्या? आगे अभी बंगाल का इस्तेमाल अखंड भारत के लिए कैसा किया जाता है, अलग अलग जी। चीजें काम हो रहे हैं। हुँ, बांग्लादेश के खिलाफ एक फ्रंट खोली जाएगी, लेकिन वो अलग है, वो लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं और उस पर अभी बोलना सही नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होगा ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ममता की पार्टी, उद्धव की पार्टी और शरद पवार की पार्टी लोकसभा में टारगेट पर होगी। शायद उनके एमपी टूटेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी पंजाब यूपी वगैरह के चुनाव अब 10-11 महीने में है, तो उसके पहले शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा कुछ होगा पार्लियामेंट्री, क्योंकि इन लोगों का धैर्य टूट गया है। ममता भी गई। देखो, आईएनडीआई फ्रंट जो थी, जो इन्होंने अलायंस बनाई आईएनडीआई, तो उसमें दो तगड़े लोग थे। वो थे, यानी जुझारू थे और अपने बलबूते पर खड़े थे, अपने पैरों पर खड़े थे। किसी की मेहरबानी की उनको जरूरत नहीं थी। वो थी एक ममता और दूसरे स्टालिन थे। अब दोनों हारे हैं और सिर्फ चुनाव हारे, सत्ता नहीं गई है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में भी हार गए और ये बड़ा शौक है उनको। और मैं बार बार बोल रहा था कि बंगाल में तो अंडर करंट नहीं है, इसको मैं वंडर करंट बोलता हूँ। जो जी, बड़े बड़े जानकार है उनको समझ में नहीं आता। अर्थात समझ में आना बड़ी मुश्किल नहीं बात होती। आपके पास अगर सेंसिटिविटी हो तो आपको समझ में आता है। आप अगर किसी कूड़े कचरे के सामने खड़े होकर पूछोगे कि बदबू कहाँ है, इसका मतलब आपके पास सेंसिटिविटी नहीं है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं होती है, महसूस करने वाली बात होती है। जब कोई अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है, तो आप जहाँ जाते हो वहां से महसूस होता है आपको कि भाई यहाँ कुछ बुरा हुआ है, लोग सब रोते दिखाई दे रहे हैं, या कोई नाच रहे तो कोई अच्छा बात हुए, ये महसूस किया जाता है। ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती और इसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं, ह्यूमन सेंसिटिविटी इसी को कहते हैं। तो बंगाल में जो हो रहा था वो कोई मैंने भविष्यवाणी की वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वो दिखाई दे रहा था। और मैं तो यहाँ बैठे वीडियो देखता हूँ, मैं तो वहां गया तक नहीं था, ना किसी से मैंने बात की थी। लेकिन जो बात लोग कर रहे थे, बंगाल के हो तो बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है। और बहुत सारे लोगों की क्या कहते हैं उसको, बॉडी लैंग्वेज भी काम करती बहुत सारी। अगर ममता के घर से 3 घर दूर रहने वाली एक महिला बोलती है कि चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मगरमच्छ के साथ रहे थे, तो मगरमच्छ किसको बोल रही है? ये क्या उसको समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझना जरूरी है। वैसे ही अब देखो, ये होने के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला मुझे अखिलेश का फोन आया, मुझे उद्धव का फोन आया, मुझे राहुल गांधी का फोन आया, ये सब लोग मेरे साथ है, मैं आगे चलकर आईएनडीआई बहुत मजबूत करूंगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब फोन किया था, तो दौड़ दौड़ दौड़ते ये क्यों गया उधर? अखिलेश अखिलेश क्यों गया वहां? जाके रोने की क्या जरूरत थी? कोई मुर्दा पड़ा था कि शमशान लेके जाना था? इसके क्यों जाने की जरूरत थी? और उसके बाद उसने इमीडिएटली आईपैक के साथ अपना जो एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया। इसका मतलब साफ है
कि आईपैक के कारण जो ममता का हुआ है वो मेरा ना हो, ये डर अभी से इसको सता रहा है। इतनी सीधी बात है, इससे कोई और बड़ी बात नहीं है। और INDA में लड़ने वाले कोई बचे नहीं है, तो एक कार्टून है, उसके हाथ में पूरा अधिकार आ गया। अब राहुल गांधी और मरकट लीला करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और भाऊ आप जो कह रहे हैं कि अभी सीमा पर कुछ होगा, तो सीमा पर जो स्टेट है भाऊ, वो अक्सर केंद्र को गाली देते हैं। हमने बंगाल को तो देखा ही है, उनका क्या हश्र हुआ, किसी से छिपा नहीं है, डेस्परेशन अभी तक दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब में देखिए ना क्या गदर मच रहा है। वो हो जाएगा, वो देखने वाले लोग हैं, उनकी जो जानकारी मेरे पास होती है वो पब्लिक करने जैसी नहीं होती है, करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखो एक बात है, बंगाल में इतने 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस क्यों लेके गए, ये बताया नहीं उन्होंने, करके दिखाया, कोई वायलेंस नहीं हुआ। नहीं नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए इसलिए लाया है, एक एक गांव में भेजेंगे, डिटेल नहीं बताया जाता। आज लोगों को पता चलता है कि 2 राउंड में, 8 राउंड का चुनाव 2 राउंड में हो गया और कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ। तो इसका जो प्लान होता है वो बताया नहीं जाता। ये जो सेंसिटिव मामले होते हैं, जो बॉर्डर स्टेट होती है, वहां ये मामले सेंसिटिव होते हैं। वहां जो होता चलता है, जो प्लानिंग होता है, उस पर चर्चा करनी नहीं चाहिए। वो हमारा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, और उसमें हम गलती से कुछ गलत बोल गए। तो देखो अभी बंगाल का चुनाव था, तो उसमें वो महुआ मोइत्रा भवानीपुर में जाके बोलती है कि गुजराती मारवाड़ियों ने देश की आजादी के आंदोलन में क्या किया है। अरे गांधी और पटेल कौन थे भाई? लेकिन उसने ममता का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि जब आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, आपको उतनी समझ नहीं है, आपको उतनी अकल नहीं, तो ऐसे सब्जेक्ट पर बोलना नहीं चाहिए, वो समझदारी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमको बहुत सारा समझता है, ये दिखाने के लिए गलतियां करते जाते हैं, जो महुआ मोइत्रा ने की, जिसकी कीमत ममता को चुकानी पड़ी है। अब उसका जो भतीजा है, उसने बोला था 4 मई के बाद हिम्मत है तो अमित शाह ने कोलकाता में रुक कर दिखाना चाहिए। आज तो 7 तारीख है, अमित शाह तो बंगाल पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, ये क्या कर रहे हैं? उल्टा ये गधा, ये समझना जरूरी था कि अमित शाह कम से कम बातें करने वाले, बकैती तो बिल्कुल नहीं करते, और जो बोलते हैं उसमें एक एक शब्द का बड़ा गहरा मतलब होता है। जब उन्होंने बोल दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, मोदी जी बोले थे, और अमित शाह ने बोला था एक एक को उल्टा लटका कर सीधा करूंगा। तो जी। यह सीधा इशारा अभिषेक के पास था, लेकिन इनका दिमाग कहाँ चलता है, जो अकल नहीं है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो अभी जो सुवेंदु का जो सेक्रेटरी वगैरह था, उसकी मर्डर हो गई है, वो तो पूरा प्लान्ड है, पूरा प्लान किया हुआ मर्डर है। तो उसमें एक एक धागे निकल के आएंगे, अभिषेक मुखर्जी तक जाएंगे, उसको उल्टा लटकाया जाएगा। हम देखेंगे अगले कुछ महीनों में उल्टा लटकाने का जो इशारा अमित शाह ने दिया था, वो किसके बारे में था, वो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन बात ये होती है ना कि जब आपको लीडरशिप करने नहीं आती, जो चीज आपको नहीं आती वो आप करने जाते हो, तो आप बहुत भारी नुकसान कर लेते हो। तो ममता का हो, पार्टी का हो, अभिषेक ने, महुआ ऐसे चमचे हैं, वो कोई और सयोनी घोष वगैरह है, इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया पार्टी का। और हर पार्टियों में आजकल मीडिया का फैलाव इतना हो गया है कि हर पार्टी को लगता है कि भौंकने वाले कुत्ते चाहिए। वो अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं, सामने वाले को काटते तो नहीं, लेकिन ऐसा भौंकते हैं कि उनकी पार्टी का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, हमको उस पर नहीं जाना चाहिए। देखना चाहिए कि दिल्ली में क्या होता है। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से महिला आरक्षण का जो बिल था वो पास नहीं हुआ, उससे सबसे बड़ा नुकसान
ममता को हुआ है, इसको क्या उसका नाम, स्टालिन को हुआ है, तो अखिलेश डरा हुआ है। अखिलेश को समझ में आ रहा है क्या हुआ है। अब वो हनुमान चालीसा के या ऐसा कुछ निकाल कर तुलसी मानस वगैरह जो है उसकी कविताएं क्या श्लोक उठाकर डाल रहा है, तो जी। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। वो समझाने की उलझाने की जरूरत नहीं है। ये कितने डरे हैं और किस कारण डरे हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है पर्टिकुलरली अखिलेश कि उत्तर प्रदेश तो हाथ से निकल गया। चुनाव को भले 10 महीना है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर यही बातें चलती रही तो शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव के बाद मध्यावधि लोकसभा चुनाव भी हो सकता है। अभी उसका स्पेकुलेशन करना अच्छा नहीं होता। आपने दिल्ली का जो इंडिकेशन दिया है, इसका मतलब वहाँ कुछ जोरदार चीज़ पक रही है, जो आप बताना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे पास अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जिस जिस ढंग से, अब कल परसों की बात देखो, जो तृणमूल का एक क्या उसका नाम मैं भूल गया, रिजू करके कोई है ना, एक प्रवक्ता है जी। जो वीडियो बनाकर धमका रहा था वो अजय पाल शर्मा को, तुमको उठा कर लाएंगे, तुम कहीं पाताल में छुपे रहो, तुमको उठा कर लाएंगे, तुम्हारे खाल खींचेंगे वगैरह वगैरह बात कर रहा था। वो आज, वो अभी भूल जाओ, चुनाव के लिए बोला गया था, ऐसा कोई सीरियस नहीं होता। अभी से डर गया है, अभी से डर गया। महुआ मोहित्रा की बात बदली है, शैली उसका लहजा बदला है, ओ कोई घोष है उसका बदला है, तो बात साफ है, ये डरे हुए हैं। क्योंकि अभी ममता ने जो चुनकर आए, उनकी मीटिंग बुलाई थे, उसमें 10 नए चुनकर आए एमएलए हाजिर ही नहीं हुए। तो कुछ ना कुछ अंदरूनी गड़बड़ चल रही है, ये खबरें आ रही है, वो एक दूसरे से जोड़कर देखना पड़ता है। हम कोई अंतर्ज्ञानी नहीं होते, लेकिन अगर डॉट्स कनेक्ट करते हो तो आपको कुछ मिल जाता है। तो अभी अभी घटनाएं हो रही है, मैं देख रहा हूँ, मेरा नजर उस पर है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन ममता इतनी बौखलाई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस ढंग से पूरी INDI अलायंस है, उसमें जो जी। अलग अलग पार्टी है, उनको भी पूरा अंधेरा छाया हुआ लगता है, सिर्फ एक के, राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी को कोई सेंसिटिविटी है नहीं, क्या हार में क्या जीत में। जो वाजपेयी की कविता थी, राहुल गांधी उस पर पूरा ये करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जीतेंगे हारेंगे, पार्टी का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अभी चीजें साफ नहीं है। मुझे लगता है कि अमित शाह की जो राजनीति है वो जिस ढंग से जाती है, एक तो वो अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाते, या तो जो खिलाफ पार्टियां हैं उनकी ताकत घटाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश गोवा वगैरह 4-5 छोटे मोटे राज्य है, तो उसकी तैयारी में पार्टी के अलग अलग जो उपक्रम है वो तो लग जाएंगे। उसमें अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी, तो तब अमित शाह की वहां जरूरत नहीं है। तो उसे बीच में बैठे, अमित शाह तो खाली बैठने वाले हैं नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो करने की जगह जो दिखाई दे रही मुझे, वो दिखाई दे रही कि तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव की पार्टी, ये 3 टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि उद्धव के पास कुछ 9 MP है, उसमें से 2/3 की बात बीच में चल रही थी कि शिंदे के साथ जाएंगे वगैरह। शरद पवार के पास 8 है, एक उनकी बेटी छोड़ी, तो 7 तो वैसे लंगड़े ही है। और ममता के पास तो 29 MP है, और उनको अभी जो धक्का लगा है उसके बाद उसमें से बहुत टूट सकते हैं, शायद उसका ट्राई किया जाएगा। क्योंकि हम मजबूत होते हैं उसी ढंग से हमको सामने वाले को कमजोर भी करना पड़ता है। खुफिया एजेंसी काम क्या करती है, दुश्मन की प्रदेश में जाकर उनको खोखला बनाने की कोशिश करती है। तो पॉलिटिक्स में भी एक दूसरे के खिलाफ जो राजनीति चलती है, उसमें यही तो मामला होता है। अपना दुश्मन है, अपना प्रतिस्पर्धी है,
तो उसको दुबला करते रहो, उसको डरा के रखो, ये तो होता रहता है। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें शायद अखिलेश को भी, अखिलेश के पास भी कम नहीं कुछ 35-37 एमपी है, तो वो भी टारगेट पर हो सकता है, क्योंकि अभी सब डरे हुए हैं। तो जो डरते हैं उनकी पार्टी के जो एमपी वगैरह होते हैं वो ज्यादा डरते हैं कि अभी यही रहेंगे और हार जाएंगे। तो अब असम के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का वो वहां का जो एमपी था उसने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आया और असेंबली का चुनाव लड़ा। तो ये होता रहता है। तो अमित शाह जैसे जो शिकारी होते हैं उनकी तो नजर हमेशा रहती है कि शिकार कहाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर कमजोर हो गए तो शायद शिकार इन पार्टियों की हो सकती है। भाऊ आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि बंगाल बदलेगा, जब हिंदू खड़ा होगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी और विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। हम यहाँ नई क्रांति देखेंगे, सनातन क्रांति देखेंगे भाऊ। नहीं, वो तो होते जाता है। ये क्रांति वगैरह नहीं मानता मैं, उत्क्रांति मानता हूँ, इवोल्यूशन मानता हूँ। जो चीजें झट झट से आ जाती है वो झट से निकल जाती है, और जो समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके आती है वो टिक पाती है। तो ये बदलाव होते आया। 12 साल के बाद लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी जी ने जीता, वहां से लेकर आज हम यहाँ आए, तो इस पर निकाल कर उड़ना शुरू करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता होने वाला है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे लेकिन तमिलनाडु में नहीं, मैंने बोला अमेरिका में भी नहीं है बीजेपी, बीजेपी अमेरिका में भी नहीं। अरे ये सवाल है क्या, पार्टियां बढ़ती है तो उसकी ताकत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने घर में बैठोगे, खबरें देखोगे और बोले अरे बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ करना चाहिए, तू क्या करता है, बाजार में जाके सब्जी नहीं लाता। और तमिलनाडु में बीजेपी ने क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो ये नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसकी तैयारियां होती रहती है, मानसिकता बदलनी पड़ती है। देखो बंगाल में 4 मई तक रास्ते पर उतरकर लोग हिम्मत से बोल नहीं पा रहे, आज वही लोग हजारों की संख्या में नाच रहे, गांव गांव में नाच रहे, गांव गांव में एक दूसरे को तिलक लगा रहे, जाकर उसकी तृणमूल की ऑफिस पर हमला कर रहे, इन्होंने कब्जा की हुई ऑफिस है, स्कूल से वो खाली करवा रहे। ये हिम्मत कहां से आ गई? वो चुनाव के नतीजों के बाद आई है। लेकिन वो नतीजे आने के लिए जो पिछले 5 साल से मेहनत की है उसका एडवर्टाइज नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं की। बीजेपी की वही तो खासियत है, बीजेपी प्रेस में जाती नहीं, आरएसएस तो बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि चर्चा में रहेंगे तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसका दुश्मन को इस्तेमाल ज्यादा कर लेता है। तो इसलिए मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन मैं सब जानकारी पब्लिक नहीं करता, क्योंकि हमारा चाणक्य का एक कोट है, षटकर्णो विद्यते मंत्रा, यानी जो बात 6 कानों ने सुनी है उसकी गुप्तता खत्म हो जाती है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए कुछ बातें है चल रही है, अपने तरीके से चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अब देखो विजय की जीत हो गई, टीवी के जीत गई तमिलनाडु, लेकिन उसने हराया किसको? स्टालिन को हराया, उदयनिधि को हराया, जो हरामखोर सनातन को वायरस बोल रहा था। जी। भले बीजेपी का जीत नहीं हुई, लेकिन सनातन को गाली देने वालों को लोगों ने हराया। और ये सब चुनाव के नतीजे आने के बाद, विजय भी वो तो धर्म से क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी बोला कि पेरियार की जो एंटी ब्राह्मण पॉलिसी थी, एंटी मनुस्मृति पॉलिसी है, वो अब नहीं चलेगी, ये क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, वो बोल रहा है। तो ये बदलाव होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला कदम रखो और 10वें मंजिल पर पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। बदलाव आहिस्ते आहिस्ते आता है। तो सनातन का बदलाव आने जा रहा है, और ये यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में आएगा, लेकिन टाइम लगता है। शायद मेरी जो लाइफ है उसमें मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे से यंग जनरेशन है वो देख पाएंगे।
हेडगेवार ने अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा था आरएसएस की स्थापना की, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने काम शुरू किया था उस पर उनका भरोसा था, तो वो लेके जाने वाले लोग आगे आगे आते गए, होता गया, कारवा बनता गया। तो ये बदलाव भविष्यवाणी से नहीं बदलते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। भविष्यवाणी में कोई मुझे बोलेगा हाँ भाऊ को 1 करोड़ रुपए दे दो और राहुल गांधी को जिताओ, तो मैं बोलूंगा इसलिए राहुल गांधी नहीं जीतेगा। क्यों? अरे ऐसे क्या हो गया, भाऊ ने तो भविष्यवाणी की थी। मेरे भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता ना, मैं किसी श्रद्धा स्थान पर जाकर कोई मन्नत मांगूंगा, उससे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, श्रद्धा रखो, ईश्वर को शरण जाओ, बोलो भाई मुझे सक्सेस दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप स्टडी नहीं करोगे और किसी मंदिर में जाओगे, इतना भोग चढ़ाऊंगा बोलोगे, तो भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। अगर तुम खुद की मदद नहीं कर रहे हो, मुझे सब लोग पूछते थे अरे पिछले चुनाव के बाद इतना वायलेंस हो गया था, इतने लोग डर गए, क्या मोदी सरकार ने किया था? मोदी सरकार ने उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बिल्कुल सही है, जितना हो सके किए, लेकिन इसके लिए ममता की सरकार हटाई नहीं थी। जो घायल हुए थे उनको घातक होने तक लाने का ही काम जरूरी था, और वो हो गया। जिस लड़की पर बलात्कार गैंगरेप हुआ था उसकी मां डटकर खड़ी हो गई। संदेश खाली में जिस औरत के मर्द की मर्डर हो गई थी उसको चुनाव में खड़ा कर दिया, वो आ गई चुनकर, उसने उस गुंडे को हराया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला बदल है, लोगों को विश्वास में लेना पड़ता है, मेहनत करने वाले लोग हैं, और वो मेहनत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब वो जो अभिषेक मुखर्जी के घर पे जाकर झंडा लहराकर जो महिलाएं घोषणा दे रही थी, वो क्या आरएसएस वाली नहीं है? लेकिन कभी ना कभी उनको आरएसएस ने ट्रेन किया होगा या उनको हिम्मत दी होगी, वो हिम्मत लेकर वो वहां गई। तो इसमें बहुत ये होता है, मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल महीनों महीनों लगते हैं, तब जाके ये परिणाम दिखाई देता है। आपने भाऊ कई पहलू टच किए हैं, मोदी हैं, शाह हैं, आरएसएस है। बंगाल को लेकर के आगे क्या प्लान हो सकते हैं इनके? क्योंकि हमने भी देखा, आपने भी देखा, बंगाल के हिंदू ने तो बहुत सहा है, बहुत घायल हुआ है। नहीं, घायल की बात छोड़ दो वो, लेकिन बंगाल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है इंटरनेशनली, साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बंगाल पोजीशन किया गया है। क्या जो ज्योग्राफिकली है, तो मैं मानता हूं आगे चलकर सनातन के लिए बंगाल ये सनातन का इजराइल बन सकता है, उसका पोटेंशियल है। अब वो कब होगा, कौन से साल में होगा, ये पूछना गलत है। इजराइल जब बना, अब बहुत सारे लोग इजराइल बोलते हैं, मालूम है इजराइल कैसे तैयार हुआ था? एक समय था पेरिस में, एक जगह लोग कुत्ते जैसा एक इंसान को मार रहे थे, आदमी को, और वो उसको गालियां दे रहे थे, लेकिन उस गालियों में एक शब्द था किल हिम ही जू। तो वहां से जाने वाला एक पत्रकार था, वो जू था। वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि भाई अगर हर देश से हमें निकाले जाएंगे तो हमारे लिए जमीन कहाँ है? तो उसने अपने जैसे सोचने वालों की एक टीम बनाई और उस पर विमर्श होता रहा, चर्चा करते रहे कि क्या करें, हमारा देश होना चाहिए। 2000 साल पहले हमारा देश इस पृथ्वी से जब दुनिया के नक्शे से मिटाया गया, तो उन्होंने अलग अलग प्लान बनाए। उसमें एक प्लान ये था कि जहां ओरिजिनल जेरूसलम है, जहां से हमारा रिलीजन निकला है, वहां जाकर हम बसेंगे। तो कौन बसेगा? वहां तो कुछ नहीं है, रेगिस्तान तो है। तो उन्होंने बैठकर एक प्लान निकाला कि अमेरिका या यूरोप में जो पैसे वाले जू है उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, और जो गरीब जूस है, सर्वाइवल भी मुश्किल है, उनको पैलेस्टाइन में जमीन खरीद कर देंगे, वहां बैठकर अपना घर बसाओ, अपनी डेवलपमेंट शुरू करो। ऐसे करते करते अलग अलग इलाके उन्होंने
खरीद कर जमीन खड़ा कर दिया, उससे इजराइल या पैलेस्टाइन में जूस की जमीन खरीदी हुई थी पहले, आगे चलकर उसका इजराइल बना है। तो उसके पीछे 10, 15, 25 साल की मेहनत थी, ये कितने लोगों को मालूम है? अरे नेतन्याहू ने ये किया, उसने ये किया, बोलने में आसान है, लेकिन वहां जो अरब जो थे वो इनकी मजाक उड़ाते थे। जहां दलदल है, दलदल जैसी जमीन बेची जाती थी, वो जमीन सुखाने के लिए इन्होंने रिसर्च किया, और यहां जो यूकैलिप्टस का पेड़ लगा दो तो वो जाना पानी खींचता है, जमीन सुखाता है, ऐसे करके वो टेक्निक डेवलप करते गए। ऐसे होते होते आज 100 साल के बाद आज का इजराइल हम देख रहे हैं। अब मैं बोलूं कि बंगाल में सनातनी इजराइल हो सकता है, तो बोलेंगे कैसे करेगा तू, यानी खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसे नहीं होता, इवोल्यूशन होता है, दुनिया बदल जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल दिखाई देता है मैं उस पर बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर दुनिया में अगर शांति प्रस्तावित करनी है तो उसके लिए जैसे पश्चिम एशिया में इजराइल है, ऐसा ही साउथ ईस्ट एशिया में एक स्पॉट होना चाहिए, और वो स्पॉट पश्चिम बंगाल हो सकता है। भाऊ आपने बहुत कमाल की बात कही है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो आपने विवरण किया है, वाकई में वो बहुत सच्चाई के करीब नजर आता है। और एक तरह से अब वहाँ का जो हिंदू है वो खुद भी बहुत खुश भी है और अपने आप को सिक्योर भी फील कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ करके, जैसा कि आपने कहा कि इजराइल क्रांति देख रहे हैं आप, अब कैसे कब होगा ये तो ईश्वर जानता है। आपने भाऊ मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।